हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन काफी ईजी चैप्टर है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देने वाला हूं। जो बच्चे हमारे साथ पेड क्लासेस के साथ जुड़कर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ चुके, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 से 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो यदि पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये रिवीजन वीडियो का काम करेगा। और यदि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक हमारे से नहीं पढ़े तो आपके लिए एक ओवरऑल आइडिया वीडियो होगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। अगले 10 से 15 मिनट यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको वही चीजें दिखाने वाला हूं जो चीजें हमने पेड क्लासेस में पूरे बच्चों को पढ़ाई हैं। यहां पे मैं ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। यदि आप खुद से वैसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली 3 लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, 3 लेक्चर में पढ़ाया है। उसमें पहला लेक्चर जो है उसमें क्या है दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन है क्या। पहले तो यही जानना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, यह एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, जिसमें कि क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि ग्लूकोज है, उसको तोड़ करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस ऊर्जा। जैसे कि एक इक्वेशन देख लीजिए, जो कि इक्वेशन है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, और उसमें क्या एक्ट किया है, ऑक्सीजन। देन वो क्या चीज में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वही बोल रहा है कि श्वसन रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में तब्दील होता है एवं ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये चीजें देखिए मार्क किया हुआ पहले से। इसका मतलब यही है कि मैंने यही कंटेंट पेड क्लासेस में पढ़ाई है, वहां पे इसी तरीके से मार्क कर करके पढ़ाई है, वही चीजें आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा गला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब हम लोग फिर क्या पढ़े हैं कि जंतुओं के कुछ मुख्य अंग, अलग अलग भिन्न भिन्न जंतुओं में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। इससे भी काफी टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि फेफड़ा किसमें किसमें है, वो चीजें देख लिए। फिर हमारा क्या कहते हैं, त्वचा के द्वारा किसमें किसमें होता है। जैसे त्वचा के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि मेढक और केचुआ में होता है। मेढक को लेकर के इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी बताऊंगा। गिल्स से किसमें किसमें होता है, श्वसन नाल किसमें होता है, ट्रेकिया से किसमें किसमें होता है, सामान्य शरीर से होता है, जनरली बॉडी सरफेस से किसमें किसमें होता है। और मेढक ऐसा है कि इसमें तीनों टाइप से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यदि मेढक का बच्चा है, टेडपोल है, तो उसमें गिल्स के द्वारा होता है। प्लस यदि एडल्ट फ्रॉग है तो उसमें दोनों तरीके से हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है। तो फाइनली फ्रॉग में क्या हुआ, तीनों टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, गिल्स से भी, प्लस लंग्स से भी और स्किन से भी। ठीक है, ये चीजें आप देख लिए। उसके बाद बुक लंग्स से किसमें किसमें होता है, बुक लंग्स किस प्रकार का होता है, किसमें किसमें होता है, ये चीजें बताया। पाउच्ड गिल्स से किसमें किसमें होता है, वो चीजें ध्यान रखना है। फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ MCQ करवा दिया हूं कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। देन हमारा एक लेक्चर खत्म हो गया। यहां तो हमने एक लेक्चर को कम से कम 2 या 3 से 4 मिनट में आपको बता दिया, और यही चीजें जब मैं पढ़ाया हूं वहां पे तो कम से कम 35 से 40 मिनट पढ़ाया हूं। तो सोच लीजिए कि कितने अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, और साथ ही साथ वहां पे आपको याद भी करवा देता हूं। ठीक है, चीजें याद हो जाती हैं सभी बच्चों को, तो आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ने का तरीका बेस्ट है। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको एरोबिक कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें होगा, जहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए प्लस माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एरोबिक रेस्पिरेशन अधूरा है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो हमारे शरीर के आरबीसी जो होता है हमारा, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अवायवीय श्वसन, जानते हैं क्यों, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इस कारण से। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में कि आरबीसी में किस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है श्वसन, तो अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक। व्हाई, बिकॉज इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, हिंदी में बोले तो किण्वन भी कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, और एक मिक्स्ड एसिड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन हाँ ये दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो चीजों दोनों को मैं डिटेल में पढ़ाया हूं। तो इस सेकंड लेक्चर का मेरा मकसद यही था कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन को पूरे अच्छे से पढ़ाना है, सारा का इक्वेशन पढ़ाना है, प्लस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। ठीक है, चलिए
अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन को पूरे अच्छे से देख लिया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना CO2 निकला, कितना वाटर निकला, कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकला, प्लस कितना प्रोकैरियोटिक में एटीपी, कितना यूकैरियोटिक में एटीपी। ग्लाइकोलिसिस क्या है, देखिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कैसे ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, प्लस क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल की मदद से जो क्रेब चक्र है, क्रेब चक्र की मदद से कैसे करके टूटता है पायरुविक अम्ल। ठीक है, ये देखिए ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्टेप दिखाया, प्लस क्रेब साइकिल में जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में वो दिखाया। ठीक है, यहाँ देखिए कितना हार्ड है क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, लेकिन यहाँ सब चीजें याद नहीं रखनी है, सब चीजों से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो चीजों से क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये चीजें फायदा होती है किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पढ़ने का। ठीक है, जब आपके टाइम पे मैं भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था अपने टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम की, तो मुझे भी ऐसा नहीं समझ में आ पाता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने भी टीचर को फॉलो किया था ताकि वो एक्सपीरियंस टीचर को, तो मुझे क्योंकि मैं 2-3 बार इस सिलेबस कंप्लीट सिलेबस को पूरा पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पूरा आइडिया लग गया कि कहां से क्वेश्चन आता है कहां से नहीं आता है। ठीक है, तो आप हमारे एक्सपीरियंस के फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका 36 एटीपी बनाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका 38 एटीपी बनाता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से। यहां पर चीजें उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही, एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पूरा इक्वेशन ध्यान में रखना है, कैसे कैसे होता है, किस में होता है, ईस्ट के कोशिका में होता है। ठीक है, किण्वन कहलाती है, इस तरीके से पूरा इक्वेशन ध्यान रखना है। फिर लैक्टिक एसिड का लैक्टिक फर्मेंटेशन का भी इक्वेशन याद रखना है, जो कि मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये चीजें हुआ। फिर हमारा क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन कर लिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब पढ़ेंगे। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। लंग्स के अंदर जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है एल्वियोलाई, जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं। ठीक है, अब लंग्स के बारे में डिटेल एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, उसको पूरे अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए लंग्स से रिलेटेड तो छूटे नहीं। फिर लंग्स के बारे में ये देखिए इतने सारे थ्योरेटिकली भी बता दिया कि बाई लोब, राइट लंग्स ट्रिपल 3 लोब का होता है, 2 फीसर्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हर चीजें यहाँ पे तमाम चीजें कवर की गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लासेस बाइलिंगुअल में होती है, ऐसा नहीं कि प्योरली हिंदी होता है, ऐसा भी नहीं कि प्योरली इंग्लिश होता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं। इंडियन के लिए, इंडियन को सबसे बेस्ट चीजें समझ में आती है इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मिला हुआ, वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो चीज़ें इंग्लिश में दिखानी होती है वो चीज़ें इंग्लिश में दिखाता हूँ, जैसे कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, और इसी तरीके से पढ़ने से बेस्ट क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग कंडक्टिव सिस्टम में एक बगल से देखेंगे 1 बाय 1 नॉस्ट्रिल के बारे में, फिर फेरिंग्स के बारे में, फिर ये डायग्राम की मदद से देख लिए, फिर लैरिंग्स के बारे में, फिर ट्रैकिया के बारे में, फिर ब्रोंकस के बारे में, फिर हमारा श्वसनिका जो कि ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे कि हमारा क्या है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्या होता है, ये सेकंड लेक्चर भी खत्म हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब बचा हमारा थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो है कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो ये मानवों में जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 चरण में होता है। कितने चरण में, 2 चरण में। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल वो होता है, जैसे कि आप यदि एक डायग्राम की मदद से समझें, तो यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर बाहर कर रहे हैं और O2 को इन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली यदि सांस ले रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके बीच, वातावरण इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो आदान प्रदान होता है गैसों का, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन अंदर में होगा, तो ब्लड और सेल्स के बीच जो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस प्रोसेस में होता है, सबसे पहले वो क्या है, एक प्रकार का ब्रीदिंग है, सांस लेना सांस छोड़ना, क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंस्पायरेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनहेलेशन भी कह सकते हैं। तो इनहेलेशन क्या हुआ, वो चीजें देखना है कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इनहेलेशन होता है। कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म वहाँ पे बताया हूँ, कैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, जैसे एयर इनहेल हो जाता है, और ये सब डायग्राम की मदद से पूरे अच्छे तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप भी पढ़िए। फिर हमारा बात होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन किस प्रकार से होता है, ये जो डायफ्राम है वो कैसे डोम शेप्ड हो जाता है, क्यों डोम शेप्ड हो जाता है, कैसे कितने में 1 मिनट में कितने बार श्वसन होता है, सांस लेते हैं। फिर इंस्पायर्ड एयर में किस गैसेस का कितना परसेंटेज है, वो चीज़ें क्वेश्चन आती है। फिर एक्सपायर्ड एयर जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, किसका मात्रा कितना है, जो कि O2 CO2 और N2 का तो मात्रा याद रहना ही चाहिए। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए, और देन हमारा क्या हुआ, फाइनली
ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारा क्या हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन आते हैं अंतःश्वसन पे। अंतःश्वसन मतलब क्या हुआ, ब्लड और सेल के बीच O2 और CO2 का आदान प्रदान। वो कैसे होता है, जैसे कि CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है। देखिए इससे क्वेश्चन आते भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में कितने फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म में होता है। एक होता है डिजॉल्व CO2 के फॉर्म में, जो कि 10% CO2 डिजॉल्व फॉर्म में होता है। फिर 20% CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, उस फॉर्म में होता है। और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस में होता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितने फेज में टाइप से होता है, 2 टाइप से। मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, समझ रहे। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। फिर 3% जो होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से HbO2 से बाइंड करता है। प्लस एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि 4 बाइंडिंग साइट होते हैं। बाइंडिंग साइट किसको कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन में जहां पर आयरन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन कहते हैं इन हीमोग्लोबिन। ओके, फिर हम लोग क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ये चीजें क्वेश्चन हो गई। फिर हम लोग का क्या होता है, पाथवे याद रखना होता है। पाथवे से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कैसे कैसे सांस अंदर आती है फिर सांस छोड़ते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं सांस लेने की वजह, सबसे पहले हम लोग नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, उसके बाद फेरिंग्स में आता है, फिर हमारा लैरिंग्स में आता है, फिर लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर हम लोग ब्रोंकाई में चले जाते हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद ब्लड, ब्लड के बाद सेल। उसी तरीके से उल्टा वापस CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर हमारा रेस्पिरेटरी कोसेंट नाम का एक टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रेस्पिरेटरी कोसेंट होता क्या है, रेस्पिरेटरी कोसेंट का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कितना CO2 बन रहा है बटे कितना O2 कंज्यूम किए हैं। जैसे कि ग्लूकोज में 6 O2 कंज्यूम करते हैं और 6 CO2 बनता है, तो 6/6 1 हो जाता है। तो पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है वो कितना होता है, श्वसनीय गुणांक वो 1 होता है। 1 से कम किसका किसका होता है, तो फैट और प्रोटीन का। 1 से ज्यादा किसका होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का। फिर इससे टॉप रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराया। देन फाइनली हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और हम लोग कंप्लीट कर लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, चीजें ठीक ठाक लगी तो देखिए हम लोग आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक बैच लॉन्च किया, जिसमें कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट पढ़ाने की प्लानिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अभी फिलहाल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट्स के, बायोलॉजी के, क्योंकि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है कि आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। तो बायोलॉजी की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही है। MCQ का वीडियो लेक्चर अलग होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पढ़ा दिया, फिर एक वीडियो स्पेशल बनाया है जिसमें कि पूरे MCQ को सिर्फ करवाया है और एक्सप्लेनेशन बताया है, प्लस MCQ का टेस्ट भी करवाता हूं। ठीक है, PDF ई बुक PDF नोट्स मिल जाएगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स का अभी ही। फिर टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी करवाता हूं, प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, प्लस प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस भी, और साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कैसे सिलेक्शन होगा कम मेहनत में अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, चीजें अगर ठीक लग रही हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आप फोन के प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में वहां पे सर्च कीजिए उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद हमारा ऐप का लोगो इस प्रकार से इंटरफेस, उसको इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, OTP डाल के, नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा कोर्स डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 बाय उदित फार्मेसी, किसके द्वारा, यहाँ पे स्टोर में। तो आप स्टोर सेक्शन में आकर के इस कोर्स को देख सकते हैं। इस कोर्स में आने के बाद आपको आराम से फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिए। साइटोलॉजी का लेक्चर अवेलेबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर अवेलेबल है। अगर चीजें ठीक ठाक लगी तो आप हमारे साथ ज्वाइन होकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के रियल ऑनेस्ट कंटेस्टेंट हैं, जो कि आप इस बार सही में चाहते हैं, तो आपको एक काम तो करने कभी नहीं भूलना है कि वो है उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाइए सर्च कीजिए उदित एकेडमी, क्योंकि उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, लेकिन उदित एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्रॉपरली हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को ही फोकस करते हैं। हर एक न्यूज नोटिफिकेशन प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती रहती है वहाँ पे, तो वो चीज़ें आप कर लीजिए। उदित एकेडमी का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और ठीक है, और उदित फार्मेसी को भी ज्वाइन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की समस्या है आपको होती है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के शाम के 6 बजे तक में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें ठीक ठाक क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।